नमस्कार। आज हम गतिविधि आधारित लागत लेखांकन की प्रक्रिया अथवा चरण, प्रोसेस और स्टेजेज इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इस पर चर्चा करेंगे। सारे जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के एलिमेंट्स थे उन पे हम चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि इस प्रोसेस को समझने में उनकी जो एलिमेंट्स है उसकी वजह से हमें एक सुविधा रहेगी। तो पहला जो प्रोसेस है वो है क्रियाओं की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज। यानी जो भी हमारे क्रियात्मक क्षेत्र हैं उनका हम जब निर्धारण करते हैं तो उन क्रियात्मक क्षेत्रों में जो भी सन्निहित क्रियाएं हैं, सारी की सारी क्रियाएं, उनकी हम पहचान करते हैं। और इन क्रियाओं की पहचान के लिए प्रत्येक उत्तरदायित्व केंद्र जो भी है उसकी परिचालन प्रक्रिया का गहन विश्लेषण आवश्यक है। ये मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ कि जो हमारी क्रियाएं हैं उनमें से गैर मूल्यवर्धक क्रियाओं को हटा देते हैं, क्योंकि अगर उनको शामिल कर लेते हैं तो लागतें बजाय घटने के बढ़ सकती हैं। इसके बाद में दूसरा जो बिंदु आता है वो हमारा है प्रत्येक क्रिया हेतु लागत संघों का निर्माण, जिसके बारे में भी मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ कि लागत संघ क्रियाओं के आधार पे जो उसको चलाता है उनका लागतों का संग्रहण है। यानी संसाधन लागतों का एक क्रिया में आवंटन का परिणाम ये है, वो हमारा कोस्ट पूल होता है, जिसके बारे में भी मैं पहले बता चुका हूँ कि सामग्री अवाप्ति, सामग्री चालन, स्थापन, रख रखाव, किस्म नियंत्रण, ये हमारे कोस्ट पूल्स होते हैं। एक उदाहरण के रूप में मैंने आपको रखे हैं। अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग तरह के कोस्ट पूल्स का निर्माण किया जाता है। इसके बाद में महत्वपूर्ण है लागत चालकों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स। इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि लागत व्यवहारों के आधार पर लागत चालक किस तरह से उनसे संबंधित हैं, जिसमें जो भी कॉस्ट ड्राइवर्स हैं उनका उपयोग प्रत्येक क्रिया द्वारा उपभोग किए गए संसाधन के माप के रूप में लागतों को उत्पादों से संबंधित करने में किया जाता है। जे इंस और एफ मिचेल ने एक सर्वेक्षण में प्रमुख क्रियाएं और उनके लागत चालकों की पहचान की है, जिसके बारे में मैं आपके सामने ये सारे रख रहा हूँ कि प्रमुख क्रियाएं कौन सी हैं या गतिविधियां कौन सी हैं, उनके प्रमुख लागत चालक कौन से हैं। तो पहला जिसे हम सामग्री नियोजन, मटेरियल प्लानिंग एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल कह सकते हैं, प्राप्ति, उसके प्रमुख लागत चालक में सामग्री सौदों की संख्या, सामग्री प्राप्ति की मात्रा, सामग्री आदेशों की मात्रा, इनको मान सकते हैं। दूसरा आता है उत्पादन से संबंधित। जो उत्पादन की जो एक्टिविटी है उसमें संख्या जिनका पर्यवेक्षण किया जाना है, या पाली ढांचा जिसको शिफ्ट पैटर्न कहते हैं, औद्योगिक संबंध, वाद विवाद, उत्पाद का असेंबली से प्रवाह, पुर्जों की सेवा की मात्रा, ये हम उत्पादन में कॉस्ट ड्राइवर्स को लेते हैं। इसी तरह से निरीक्षण के अंतर्गत हम निरीक्षण योजनाएं, समस्याप्रद पूर्तिकर्ताओं की संख्या या माप उपयोग जिसको गैज यूजेज कहते हैं, अच्छी किस्म का अभाव, ये इसके कॉस्ट ड्राइवर होंगे। इसके बाद में ग्राहक आदेश प्रक्रिया के बारे में, ये जो एक्टिविटी है तो उसमें आदेश मूल्य, आदेश स्रोत यानी नया या पुराना, फिर आदेश स्रोत, ग्राहक स्थान, ये ले सकते हैं। रख रखाव में मशीनों की खराबी की संख्या, रख रखाव सारणी, पूंजी व क्रिया स्तर, इनको ले सकते हैं। इसके बाद में आता है प्रणालियाँ। प्रणालियों में क्रियाशील प्रणालियों की संख्या, प्रणालियों की युक्तियों की संख्या, विद्यमान प्रणालियों की पर्याप्तता, इनको हम शामिल कर सकते हैं। फिर वित्तीय लेखांकन की जो एक्टिविटी है उसमें लेखा सौदों की संख्या, लेखा बनाने की संख्या, क्रिया की मात्रा, ये ले सकते हैं। इसी तरह से प्रबंध लेखांकन में
संभरक प्रणाली यानी फीडर सिस्टम है, उसकी विशुद्धता, प्रबंध की आवश्यकताएं, निगम आवश्यकताएं, क्रिया स्तर, इनको हम शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 3 प्रकार की जो तीसरे प्रकार की स्टेज है, जिसमें लागत चालकों की पहचान के संबंध में हम इसको शामिल करते हैं। फिर लास्ट जो आता है वो है गतिविधि आधारित सूचनाओं की गणना एवं विवेचन, कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो इसमें कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है U प्लस बी प्लस पी प्लस एस, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। यूनिट लेवल कॉस्ट, बैच लेवल कॉस्ट, प्रोडक्शन लेवल कॉस्ट और प्रोडक्शन सस्टेनिंग लेवल कॉस्ट। तो इनको कैलकुलेट करने के भी ये फॉर्मूले दिए हुए हैं कि यूनिट लेवल की हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल यूनिट लेवल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट, बैच लेवल के लिए टोटल बैच लेवल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, प्रोडक्शन लेवल की कॉस्ट के लिए टोटल प्रोडक्शन लेवल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। इसी तरह से प्रोडक्शन सस्टेनिंग लेवल कॉस्ट अगर लेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ अदर रिमेनिंग एक्टिविटीज अपॉन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। इसके बाद में अगर हम टोटल कॉस्ट जो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंतर्गत अगर लेते हैं तो उसका जो फॉर्मूला है वो है C इज इक्वल टू वी यू प्लस बी बी प्लस पी पी प्लस एस। यानी यहाँ हर एक के बारे में हम इस तरह से जान सकते हैं कि V इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, U इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, B जो स्मॉल b है वो पर बैच वेरिएबल कॉस्ट, कैपिटल में जो B है वो नंबर ऑफ बैचेज प्रोड्यूस्ड, फिर स्मॉल p में पर प्रोडक्ट लाइन वेरिएबल कॉस्ट, और जो कैपिटल P है नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स, एंड S इज इक्वल टू एन अदर कोस्ट दैट डो नॉट वेरी विद सेम एक्टिविटी मेजर्स, यानी फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट उसको हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंतर्गत हम कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। तो ये 4 बातें इसमें हमारे शामिल है: आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, क्रिएशन ऑफ कॉस्ट पूल्स फॉर ईच एक्टिविटी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स, कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये जो बिंदु है यहीं समाप्त होता है। इसके बाद में हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के उसकी जो भी कैलकुलेशन है किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में डिफरेंस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसकी कमियां क्या हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की, इसकी चर्चा अगली बार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।